नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिसीजन क्लासेस कोचिंग में। चलिए, अब कल हम आपको कुछ क्वेश्चन लगवा रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो उसी के संदर्भ में देखिए आज कुछ एक और क्वेश्चन हमने आपको लिखा है। कल तो क्वेश्चन लिख नहीं पाया था, तो आज क्वेश्चन को पहले मैंने उतार दिया है पूरा। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए लिखा है ए स्मॉल कैंडल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब जो कैंडल है उसकी साइज 2.5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के 27 सेंटीमीटर सामने रखी गई है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। मतलब जो मिरर है कॉन्केव, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर in order to obtain a sharp image, describe the nature and size of the image। मतलब कि देखिए ये कॉन्केव मिरर है जैसे क्वेश्चन में लिखा है, कैंडल की साइज दी है, मतलब ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये कॉन्केव मिरर है। अब इसका पहले दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो सी दिया गया है, सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी इज इक्वल टू ये हो गया। अब हम एफ निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू होता है सी बाई 2, तो इसका मतलब हुआ 18 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ पे बना देते हैं, ये है आपका एफ, एफ है, ये है आपका सी, ये 18 सेंटीमीटर है, ये 36, और जो ऑब्जेक्ट है वो 27 सेंटीमीटर है, मतलब ये है आपका 36 सेंटीमीटर। यहां से मानते हैं तो ऑब्जेक्ट 27 पे है, तो कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रखी गई है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या क्या गिवन है ये आपको पता चल गया। आपको दिया गया है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, जो लेंस है वो मिरर है, तो इससे हम फोकस निकाल लेते हैं। फिर अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका यूज आगे होगा। पहले अब ये देखेंगे कि ये कहाँ रखी गई है बस। तो ये 27 सेंटीमीटर पे, यहाँ ये है आपका 27 सेंटीमीटर। ठीक, 27 सेंटीमीटर पे रखी गई है। अब क्या करते हैं हम, अब हमें निकालना है इमेज। तो इमेज निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है मिरर के लिए, क्या होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू क्या है 27 से, यहां लिख देते हैं u इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि अगर ये जो मिरर है इसके बाईं ओर अगर कोई वस्तु रखी है या और इमेज अगर उधर बन रहा है, तो हम हमेशा निगेटिव लेंगे। फोकस भी बाईं ओर है, इसका फोकस भी निगेटिव लिया जाएगा। इस न्यूमेरिकल में लिखने के लिए तो लिखते हैं कि 18 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ निगेटिव लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के केस में हमेशा निगेटिव होता है फोकस। और जो इमेज बनेगी उसको देखेंगे कैसे, थोड़ा रे डायग्राम भी हम बनाते हैं। यहाँ से रे आई कोई, क्योंकि ये मेन एक्सिस के पैरेलल से आ रही है, तो ये फोकस से होके जाएगी। ठीक, ये हो गया। अब हम इसको एक रे को हम फोकस से गुजार रहे हैं, तो ये ऐसे कहीं चली जाएगी, तो इसका इमेज बनेगा कहीं। अभी हमें पता नहीं है कहाँ बनेगा, लेकिन जब हम यहाँ से निकालेंगे v की वैल्यू तो पता चल जाएगा। रे डायग्राम ऐसे ही बनाना है इसका। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो u क्या है 27 सेंटीमीटर, यहाँ लिखते हैं अब 1/-27, क्योंकि माइनस लिखा जाएगा, ये तो आप बता चुके हैं। प्लस v की वैल्यू निकालनी है 1/v इज इक्वल टू 1/f क्या है -18। 1/v निकालना है, 18 को इधर लेके जाएंगे, v को इधर लेके आएंगे। इधर आइए लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू
1/27 माइनस 1/18। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 और 18 का एलसीएम पहले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल देते हैं थोड़े, 27 और 18 54 आएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो 27 और 18 का एलसीएम 54 आएगा। इसको यहाँ 54, ये 2, ये 3, ये हो गया, ये हो गया 3 माइनस 2, ये -1/54। तो 1/v इज इक्वल टू -1/54। तो जो v की वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इमेज बनेगा वो 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्ले 36 है तो कहीं इमेज आपका यहाँ बनेगा। इमेज की पोजीशन यहाँ है, यहाँ में से बना देते हैं ये 54 सेंटीमीटर। ठीक, ये 54 सेंटीमीटर है। ये तो इमेज की पोजीशन आ गई। अब कह रहे हैं कि नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज बताना है। तो नेचर तो पता चल गया कि अगर इसी साइड में बन रही है, तो हमने आपको बताया था कि अगर जिस तरफ हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इमेज उधर ही बन रही है, तो इमेज हमेशा रियल बनेगी। इसको रियल इमेज कहेंगे। ये नेचर हो गया। अब साइज निकालने के लिए क्या होगा, ये इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी साइज दी गई है, हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकालते हैं साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, इमेज की लेंथ निकालनी है। तो I/O इज इक्वल टू क्या होता है, -V/U। ये फॉर्मूला होता है। I/O इज इक्वल टू -V/U। तो I निकालना है हमें, O की वैल्यू पता है, यहाँ पे रख देंगे। O की वैल्यू इससे V/U से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ द इमेज पता चल जाएगी। ठीक, यहाँ हम इधर लिख देते हैं, जगह तो नहीं बची है, रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो अब आई निकालनी है हमें, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी कितना है, -54, ये भी -54 है, ऑन यू कितना है, ये है 27, -27, ये हो गया। और ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, उसकी हाइट 2.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये 27 है, ये 54 है, ये 2 बार, ये 27 गुना 54 ये हो गया, ये माइनस यहाँ रहेगा ही। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू आएगी, आई इज इक्वल टू 2.5 इंटू -2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है मतलब इसका अगर उल्टा बनेगा तो जो हमें आई की वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी। अगर ये सीधा है उसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव रखे हैं हम, +2.5। अगर हमें पता नहीं है कि इमेज कैसे बन रहा है, किस पोजीशन पे बन रहा है, तो हमें इस फार्मूले से और इस फार्मूले से I/U इमेज की पोजीशन और रियल है कि वर्चुअल है और कहाँ किस पोजीशन पे बन रहा है, एक्सिस से ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, ये सब पता चल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और सलूशन को।
ठीक है, क्वेश्चन तो वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। अभी हम आपको पढ़ाया गया था कि रिफ्रैक्शन एट प्लेन, मतलब प्लेन के सरफेस पे रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। मतलब कि अभी हमने ये पढ़ना है रिफ्रैक्शन, हाँ सॉरी रिफ्लेक्शन शब्द निकल जाता है मुझसे, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा पहले सिंगल सरफेस प्लेन सरफेस से, फिर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मतलब स्फेरिकल सरफेस से पढ़ा, और रिफ्रैक्शन तो भी हमने केवल प्लेन सरफेस से पढ़ा है। तो अब हमें पढ़ना है स्फेरिकल सरफेस से। तो उसके लिए हम पहले एक फार्मूले का डिराइव करवाएंगे। फार्मूले को ये एक स्फेरिकल सरफेस है कोई, मान लेते हैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है, और एयर का n1 मान लेते हैं, बाहर का जो मीडियम है। ये मेन एक्सिस हो गया, ठीक। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये ग्लास का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। एयर का हम मानते हैं n1, या कोई भी मीडियम हो सकता है, n1 माने हैं, ठीक। अब ऑब्जेक्ट ये है। अब यहां से कोई रे चलेगी तो क्या होगा, मतलब जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रे जाएगी तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल हम खींचे हैं इसी से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक के इससे निकल जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब इमेज बनाना है, क्योंकि इमेज तो इस साइड ही बनेगी, तो इसके लिए इमेज बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको पीछे अगर रे को अगर ले आते हैं तो हमें ये इमेज मिलती है। एक ये रे जाएगी, एक रे इधर से जाएगी, इसी मेन एक्सिस के से होते हुए ऐसे निकल गई, ये निकल गई। एक ये रे है, मतलब कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें दो रे की जरूरत होती है। क्योंकि जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर के केस में देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है। एक मान लेते हैं ये रे यहाँ से गई तो पैरेलल है, ये तो फोकस से निकल जाएगी, फोकस से निकल जा रही है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि इमेज कहाँ बनेगी। तो एक और जो है अगर रे डालेंगे तभी हमें इमेज का पता चलेगा कहाँ इमेज बनती है, ठीक। अब इसको हम मिटा देते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी r ही होगी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है इमेज की पोजीशन। अब जैसे हम लोग उसमें माने हैं रिफ्लेक्शन के केस में माने हैं, जो कॉनकेव मिरर था वही चीज में मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी c, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो r होगी। यहाँ से मान लेते हैं v है ये, और ये है ऑब्जेक्ट, इसके लिए u मानेंगे। u इसलिए मानेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए u होता है, इमेज के लिए v होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके लिए r माने हैं। तो ये जो स्फेरिकल जो आपका ये जो स्फेरिकल जो ये शेप है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम कुछ एंगल बना रहे हैं, ये मान लेते हैं अल्फा है, ये है बीटा, ये है गामा। ये एंगल का हम नाम दे दिए हैं जो एंगल बन रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, जैसे ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो वेव आ रही है, ये जो रे आ रही है, इस रे के और ये नॉर्मल है उससे जो बना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो नॉर्मल तो ये है, ये नॉर्मल हो गया यहाँ जो सी से गया है, और ये ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है इसके और इस नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ये एंगल क्या हो गया आई, ये एंगल आई है, ठीक। अब जो इमेज यहाँ पे ऐसे रे बन जा रही है,
तो ये देखिए ये जो रे इधर निकल गई है, अब थोड़ा सा झुक के निकल गई है, इसको पीछे निकालेंगे तो ये यहाँ झुक रही है, जो ये एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा आर, तो ये भी एंगल आर ही होगा, ये वाला जो मैं डबल लाइंस इसको दिखा रहा हूँ, ये एंगल आर है। ठीक, अब तो ये सब इसका कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ठीक, अब चलिए देखते हैं। अब एक हम यहाँ पे नॉर्मल खींच देते हैं। अब इसका कुछ नाम लिखेंगे कुछ, क्योंकि ट्रायंगल जो बन रहे हैं इनका यूज होगा। नॉर्मल खींचते हैं, एम है, ऑब्जेक्ट आई है, ये ऑब्जेक्ट ओ है, इमेज आई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी है, ये नॉर्मल एम है, इसको भी कोई पॉइंट नाम दे देते हैं पी। ठीक, ये हो गया, सब पॉइंट्स के कोई ना कोई नाम हो गए हैं। अब हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बता रहे हैं, ये देखिए ट्रायंगल जो है ओ पी एम, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ पी एम। ओ पी एम जो ट्रायंगल है, इसमें देखिए ओ पी एम, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये एंगल अल्फा है और ये एंगल आई है। ओ पी एम की नहीं लेंगे अभी, एम नहीं, ओ पी सी, ट्रायंगल ओ पी सी। यहाँ ट्रायंगल ओ पी सी आपको ध्यान सही से देखिए, ध्यान से देखिए। ओ पी सी में कौन कौन सा एंगल है? ओ पी सी में अल्फा एंगल है और आई एंगल है। ठीक, इधर बनाते हैं इसका थोड़ा सा जनरलाइज्ड वर्जन, इधर बनाते हैं, ऐसे बना है, ओ है ये, ऐसे बना है, ये एंगल आई है, ये एंगल अल्फा है, और ये एक्सटर्नल एंगल बना है गामा। तो हमें पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, वो जो दोनों जो इंटरनल एंगल है अल्फा और आई, इनके जो है सम के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल से हम, ट्रायंगल ओ पी सी से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, ये लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से। ये एक इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार से हम ये वाला ट्रायंगल देखिए, आई पी सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसको भी यहाँ बनाते हैं तभी समझ में आएगा। ये ऐसे बना है आई, ये पॉइंट है यहाँ पे पी, और डॉटेड लाइन में ही बना है ये ट्रायंगल। ये आई है, ये सी है, ये पॉइंट टी है। तो यहाँ पे देखिए बीटा है, हम बीटा लिखते हैं। ये जो है आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर। जो एक्सटर्नल एंगल है इसके लिए भी गामा है, यहाँ भी गामा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से, अब ये भी ट्रायंगल जो है उसी प्रकार से है, ये एक्सटर्नल एंगल है तो दोनों एंगल के बराबर होगा। अब इन ट्रायंगल आई पी सी, इस ट्रायंगल में भी देखेंगे तो वही केस इसमें भी लगेगा, दोनों सेम केस रहेंगे दोनों में। क्या होगा इसके लिए, बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा। आर और गामा में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, आर हम ऐसे लिखते हैं, ये आर है, ये गामा, ये होंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये दो इक्वेशन हो गए। अब दोनों इक्वेशनों से आई और आर को हम, आई और आर की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, ये हो गया। यहाँ पे जो आर होगा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये हो गया। आई और आर निकल गया। अब हम स्नेल्स लॉ हमें पता ही है, बहुत अच्छे से पता होगा स्नेल्स लॉ, उसको हम लगाएंगे। अब साइन आई, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो यहाँ स्नेल्स लॉ लिखते हैं, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लिखते हैं। तो n1 साइन आई क्या है, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 साइन आर क्या है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। देख लीजिए एक बार आप,
स्नेल्स लॉ लगाए हैं इसके बाद। आई और आर की वैल्यू पता है हमें, तो आई क्या है गामा माइनस अल्फा, तो n1 साइन गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 साइन गामा माइनस बीटा। ठीक, ये हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ये जो केस हम लोग ले रहे हैं, ये केस स्मॉल, मतलब ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर है ये बहुत स्मॉल है, स्मॉल अपर्चर है इसका, ये जो सरफेस है। तो जब स्मॉल के लिए लेते हैं तो जो साइन एक्स होता है वो एक्स के बराबर होता है, ये बता चुके हैं हम आपको पहले से ही। फिर से यहाँ लिखते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स, इसके नीचे लिखते हैं इसको अलग कर दे रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। फॉर स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा n1 साइन गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 साइन गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा n1 साइन गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 साइन गामा माइनस बीटा, ये हो गया। तो स्मॉल एंगल के लिए है तो साइन को हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको बार बार। n1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा। ये हो गया। अब ऊपर की चीजें हमें मिटानी पड़ेगी क्योंकि अब जगह तो बची नहीं है अब ज्यादा। तो हम मिटाते चलेंगे, आप लोग ध्यान से देखते चलिए, पूरे बोर्ड को देख लीजिए। अब n1 ये है, अब हम क्या करते हैं गामा गामा को एक तरफ कर लेते हैं, गामा को एक तरफ कर लेंगे और अल्फा बीटा अलग अलग है तो इसको भी अलग अलग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा n1 गामा माइनस n2 गामा इज इक्वल टू क्या है ये n1 गामा से मल्टीप्लाई होकर इधर हो जाएगा और n2 गामा ये माइनस में चला जाएगा इधर, और n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, ये हो गया। n1 अल्फा ये माइनस में था, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, n2 बीटा ये तो निगेटिव में रहेगा, n2 गामा इधर आ गया। ठीक, अब देखिए, अब फिर ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ इमेज पे। अब हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं ये जो PM है यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम h मान लेते हैं, h है। ठीक, अब OPM, अब ट्रायंगल OPM में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा PM अपॉन MO, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम इधर ही लिखते हैं ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM वी कैन सी दैट tan अल्फा क्या होगा इसमें, tan अल्फा हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं PM क्या है h है अपॉन MO की वैल्यू क्या है U है, मतलब जो पोजीशन ऑफ इमेज है, तो U की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ हम डायरेक्ट निगेटिव लिखते हैं, ये हो गया। इसको भी हम कोई मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर स्टार दे देते हैं। अब फिर से यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल हो गया। अब हम IPM ये वाला ट्रायंगल देखते हैं फॉर द, यहाँ पे ये अल्फा के लिए था, अब बीटा वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये जो है IPM, इन ट्रायंगल IPM ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसमें
टेन बीटा लेंगे, एच तो वैल्यू वही सेम रहेगी पी एम की वैल्यू, तो एच अपॉन ये बीटा से क्या बन रहा है, आई है, आई की वैल्यू क्या है एम आई। क्योंकि देखिए हम इसको यहाँ से माने थे ये पोल से पी से, लेकिन जब एपर्चर इसका स्मॉल है तो एक हम ऐसा केस मान लेते हैं कि जो पी एम है मतलब पी ये पी डैश है, तो ये पी एम जो है पी पी डैश से बराबर ही होगा, मतलब ये दोनों डिस्टेंस बहुत पास में है, इसीलिए जो हम इस पी डैश से जो डिस्टेंस माने थे अब वही डिस्टेंस हम एम से ले सकते हैं, ये केस ऐसे होगा। अब ट्रायंगल आई पी एम में क्या होगा, टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस वी, एच अपॉन माइनस वी। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, डबल स्टार लगाए हैं यहाँ पे। देखिए एक बार ओ पी एम ट्रायंगल से देखे हैं वहां पे, तो टेन अल्फा निकाले हैं पी एम अपॉन एम ओ, क्योंकि एम ओ को निगेटिव इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में हमेशा सब कुछ निगेटिव होती है, ये वाला क्वाड्रेंट है ना सेकंड वाला। अब आईपीएम में लगाए हैं आईपीएम में, तो ये भी हो गया। अब तीसरा वाला देखते हैं, एक और एंगल है गामा, उसके लिए भी यही होगा। जैसे ये दोनों के लिए था अब इसके लिए भी ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, टेन टेन गामा क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल सी पी एम, इसमें भी होगा एच अपॉन ये क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर, ये हो गया। अब ये टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा है, ठीक। अब इन तीनों से काम होगा। अब फिर से हम जो पहला वाला अप्रोक्सीमेशन था, क्योंकि हमने साइन अल्फा को अल्फा ले लिया था, तो इसमें भी जो साइन अल्फा जो है, जैसे साइन अल्फा को अल्फा ले लिया था, इसमें भी जो tan अल्फा होगा या tan अल्फा, ये भी लगभग अल्फा के ही बराबर होगा, क्योंकि tan अल्फा का जो एक्सपेंशन होता है वो भी जो है वन माइनस अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाई ऐसे करके शुरू होता है, मतलब अल्फा शुरू होता है, मतलब अगर अल्फा जो एंगल होगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। अब इसे स्मॉल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका रेडियस ऑफ एपर्चर बहुत छोटा माने हैं। जब ये रेडियस ऑफ एपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा, ये अल्फा बीटा गामा बहुत स्मॉल हो जाएंगे, मतलब जो पी एम होगा ना वो आपस में ये जुड़ जाएगा, ये आपस में ये दोनों मान लेते हैं कि बहुत पास में है, तो ये tan अल्फा जो है ये अल्फा के बराबर मान लेते हैं। वहां से देखिए tan अल्फा tan बीटा सब एक, मतलब वो अल्फा हो जाएगा, वो बीटा, वो गामा, जो इक्वेशन स्टार है वो डबल स्टार वो ट्रिपल स्टार, तीनों को एक साथ यहाँ लिखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन माइनस यू, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन माइनस वी, गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन माइनस आर। अब यही अल्फा बीटा जो गामा है हमारे पास, इसको ये वाले इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं कोई, ये जो ब्लू कलर से लिखा है इक्वेशन हैज, उस हैज इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा को हम रखते हैं, यही लिख देते हैं उसको हम। क्या होगा, गामा कॉमन लेंगे n1 माइनस n2 होगा, n1 माइनस n2, और गामा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे गामा है h अपॉन माइनस आर, इसको बाहर ले लेते हैं, h अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू n1 अल्फा, n1 अल्फा क्या है h अपॉन माइनस यू, प्लस वहां माइनस है तो माइनस ही लगाते हैं, n2 बीटा, n2 बीटा क्या है h अपॉन माइनस वी, h अपॉन माइनस वी, ये हो गया। अब हम इसको, ये h है, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, जैसे माइनस है इसको हटा देंगे, यहाँ पे माइनस है इसको हटा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए
अब इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, इसको हटा देते हैं, केवल रिजल्ट की जरूरत है। अब हमें क्या, यहां से देखिए, ये पहली बात तो एच एच तीनों से कैंसिल कर दे रहे हैं, ये एच, ये एच, ये एच, इसको हटा देते हैं। तो डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आर, ये माइनस इधर आया, ये माइनस है इधर, ये माइनस इधर है, ये माइनस इधर है, तो माइनस को भी हटा देते हैं, ये तीनों से माइनस 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 कैंसिल। अब क्या बच रहा है देखिए ध्यान से, इससे लिखते हैं n2 माइनस n2 अपॉन v प्लस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। अब यहां से भी माइनस एक बार कॉमन लें, एक बार यहां से भी कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम n2 माने हैं वो एक डेंसर मीडियम का मटेरियल है, तो n1 माइनस n2 ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे निगेटिव हम बाहर ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। यहाँ भी, इसको यहाँ भी निगेटिव ले लेंगे ताकि दोनों साइड से निगेटिव कट जाए। यहाँ पे निगेटिव बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी निगेटिव, यहाँ से भी निगेटिव हो जाएगा। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गया है इक्वेशन। मतलब अब ये ही जो है, ये इक्वेशन से ही आगे हम लेंस का फार्मूला डिराइव करेंगे। जो लेंस का फार्मूला होता है, लेंस मेकर का फार्मूला क्या होता है, मतलब लेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है और n1 और उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, तो हमें पता चलेगा कि अब हम लेंस कैसे बनाएंगे। वही लेंस मेकर का सूत्र इसी सब फार्मूले से आगे डिराइव होगा। अब ये है, अब इसको हम और सिंप्लीफाइड में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये n1 जो है एयर मीडियम मान लेंगे, n1 और n1 1 हो जाएगा, और n2 क्या हो जाएगा, n2 1 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, यहाँ पे 1 अपॉन n1 का, यहाँ भी 1 अपॉन n1 का, तो n2 1 हो जाएगा। एक बार उसको भी लिख देते हैं ताकि जो मीडियम किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है ये समझ में आ जाए। ये डेरिवेशन, ये जो है बोर्ड में बहुत मतलब आता है, हमेशा 5 नंबर का आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। चलिए अभी इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से जो है यहाँ सब पूरे ये दोनों साइड में n1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 से अगर डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n21, जो शुरू शुरू में आपको बताए थे, तो वही मैं यहाँ करने वाला हूं। देखिए n21 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n21 माइनस 1 अपॉन r। मतलब ये और सिंप्लीफाइड हो गया। n21 मतलब जैसे अगर हम एयर की भी बात करेंगे तो n21 मतलब एयर के लिए हो जाएगा, और इस यहाँ पे 1 रखा है n1 की जगह में, तो अगर हम केवल एयर के रिस्पेक्ट में ही किसी मीडियम का निकालेंगे तो n21 की जगह में सीधे n लिख दे सकते हैं। यहाँ पे n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। अगर हमें पता है कि इसको अगर हम n माने और यहाँ पे एयर माने तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन r। ये हो गया आपका, ये फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। इसी फार्मूले का रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस। अब हम आपको कॉन्वेक्स सरफेस के लिए डिराइव कराएंगे, ठीक।
चलिए कॉनकेव सरफेस के लिए हो गया रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल। अब क्या करना है, रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। ये देखिए इसको मैंने अलग पेन से इसीलिए लिख दिया कॉन्वेक्स सरफेस। वो केस हो गया, ये दूसरा केस है। इसमें क्या है देखिए, ये जो आप अभी आपको कॉनकेव सरफेस के लिए करना था, अब आपको कॉन्वेक्स सरफेस के लिए करना है। मिरर में क्या होता था, मिरर में जो दोनों सरफेस के लिए एक ही कंडीशन होती थी, 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें लेकिन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन लगेंगी। ये तो अभी सरफेस है, अभी लेंस की भी बात की जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे r लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r हो गई। चलिए ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, ऑब्जेक्ट तक के लिए डिस्टेंस u मानते हैं, इमेज के लिए डिस्टेंस v मानते हैं। ठीक, ये हो गया u है। ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देखिए इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन इमेज थोड़ा दूर बन रही है क्योंकि ये है आपका कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक, इमेज तो बना दी है, ठीक ऐसे हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये रे आ रही है, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जा रही है, तो यही जो रे है इसको हम पीछे अगर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ इमेज कहाँ देखेंगे आप, ये पीछे अगर ले जाते हैं तो यहाँ पे हमें इमेज मिलता है। तो ये एंगल जो ये रे आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से मिलेगा आई, ये जो नॉर्मल है और इसके बीच जो एंगल है ये आई है, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, ये एंगल आई है। और जो ये वाली जो रे है इसके और इसके बीच जो है ये आर है, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर ही होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आर, तो ये भी आर, तो इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, उस आर की जरूरत है। ठीक, ये सी है, ये एम है आपका, ये पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी, क्योंकि ये पॉइंट पी डैश है। ठीक, जैसे उस केस में हुआ था, ठीक वैसे ही करेंगे इसमें। उसको अगर आप समझ गए होंगे तो इसको आराम से आप कर लेंगे। उसमें भी जैसे उसमें मानने थे और इसमें भी क्या करना है, हमें ये वाला ट्रायंगल निकालना है आई पी सी। अब देखिए इन ट्रायंगल आई पी सी, ट्रायंगल आई पी सी में देखिए क्या है, ये वाला ट्रायंगल आई पी सी के लिए जो है बीटा और गामा, और इसके लिए ये एंगल क्या है आपका आर। तो ये एक्सटर्नल एंगल जो आर है वो बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। ये गामा है, ये आर है, हमें थोड़ा आर लिखने में समस्या हो रही है, इसको वैसे लिखते हैं, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर। अब ट्रायंगल ओ पी सी में देखें, ट्रायंगल ओ पी सी में देखते हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ अल्फा और गामा है और यहाँ पे आई है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब फिर से यहाँ पे तो आई और आर हमें मिल गया है, अब हम फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ में साइन को लिखना है नहीं, जैसे हमने आपको बता दिया था पहले वाले डेरिवेशन में, क्योंकि स्मॉल अपर्चर के लिए लिख रहे हैं तो साइन और कॉस नहीं, डायरेक्ट हम एंगल लिखेंगे, क्योंकि साइन जो एंगल होगा वो उसी एंगल के बराबर होगा, साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, तो साइन आई जो है वो आई के बराबर होगा, साइन आर आर के बराबर होगा। तो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में क्या हो जाएगा, n1 लिखते हैं, n1 साइन आई, यहाँ पे आई लिख देते हैं, साइन नहीं लिखेंगे, इक्वल टू n2, साइन नहीं लिखना है, यहाँ पे r लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आई और r की वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा, n1 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 अल्फा प्लस गामा, ये हो गया। अब हमें फिर से क्या करना है, गामा और गामा को एक तरफ ले आना है और अल्फा बीटा एक तरफ रहेगा अपना, क्या होगा, n1 बीटा माइनस n2 अल्फा इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो n2 माइनस n1 इंटू गामा, ये हो गया। देखिए
ये N1 गामा है, जब ये N1 गामा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये N1 गामा इधर, इसको कॉमन ले लिए हैं, गामा को बाहर कर दिए हैं। अब ये इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, जैसे 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 वाला पहला वाला डेरिवेशन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी करना है, एक एक स्टेप वही चलेगा। बस आप अगर आपको इमेज अगर सही से आपको पता है कैसे बनाना है, तो और सब आगे का काम वही उसी की तरह होगा। उसको एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो इसको अपने आप समझ आ जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं। ये हो गया। अब फिर हमें क्या करना था, ये N1 N2 N1 बीटा माइनस N2 अल्फा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 गामा। अब हमें क्या करना है, अब हमें हाइट, इसको हम यहाँ पे इसकी हाइट नहीं माने हैं, अभी इसको h मानते हैं, h हाइट है जैसे उसमें माना गया था, क्योंकि ये सरफेस कॉन्वेक्स है, ये इधर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, कॉनकेव के लिए इधर बनता है। क्योंकि जो अगर कोई मिरर ये है मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता है, जो कॉन्वेक्स होता है उसके लिए इधर होगा, क्योंकि ये किधर है, ऐसे घूमा है तो इधर होगा। ठीक, चलिए अब हमें क्या लेना है, अब tan लेते हैं, यहाँ tan अल्फा, ये ट्रायंगल OPM, इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ लिखते हैं हम, यही लिखिए ट्रायंगल OPM। ट्रायंगल OPM क्या हो जाएगा, OPM में tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा h, ये तो रहेगा ही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस OM, क्योंकि हम फिर से मान लेंगे क्योंकि OP डैश जो है वो OM के ही बराबर होगा, स्मॉल अपर्चर है, ये दोनों पॉइंट आपस में एक ही मान सकते हैं, जो P डैश है वो M ही रहेगा, तो OM क्या हो जाएगा, ये U है इधर से नाप रहे हैं, तो h अपॉन tan अल्फा यहाँ लिखते हैं, tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन माइनस U। ठीक, ये हो गया। अब किस ट्रायंगल में ले रहे हैं हम, ये वाला IPM, ट्रायंगल IPM, इसमें क्या है tan बीटा। अब इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, tan अल्फा जो है वो अल्फा के ही बराबर है, tan बीटा बीटा के बराबर है, फिर वही चीजें आ गई हैं, तो इसको हम डायरेक्ट अल्फा लिखते हैं, इसको भी डायरेक्ट बीटा लिखते हैं। बीटा क्या है, h अपॉन माइनस वी, h अपॉन माइनस वी। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल, अब ये छोटा ट्रायंगल है जो PMC, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये भी PMC में यहाँ देखेंगे। ठीक, ट्रायंगल PMC, इसमें क्या है, इसमें देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, ये गामा है, तो गामा क्या हो जाएगा, tan गामा h अपॉन r। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस u लिखे हैं, यहाँ माइनस v लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस नाप रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन नाप रहे हैं, जब पॉजिटिव x डायरेक्शन डिस्टेंस नापेंगे तो माइनस नहीं लिखा जाएगा, तो h अपॉन केवल r होगा। अब गामा tan गामा तो लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि पहले से मान चुके हैं स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा, tan बीटा बीटा के बराबर, tan गामा गामा के बराबर। अब ये जो अल्फा बीटा और गामा है, इन तीनों की जो वैल्यू आएंगी वो इक्वेशन नंबर स्टार में रखते हैं। ठीक, तो हम यहाँ ऊपर से मिटाते हैं इक्वेशन नंबर स्टार में। क्या आएगा देखिए, N1 बीटा, बीटा क्या है, h अपॉन माइनस वी, N1 h अपॉन माइनस वी, माइनस N2 अल्फा क्या है, h अपॉन माइनस यू, h अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन गामा h अपॉन r है, h अपॉन r। ठीक, ये हो गया। यहाँ से जो है हम माइनस कॉमन ले लेंगे, पहले h को काट देते हैं, h यहाँ से रिमूव कर देते हैं, h। ठीक, h को हटा देते हैं। अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम माइनस, इधर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा N1 अपॉन वी माइनस
यहाँ पे N2 रहेगा, लिखना भूल गया है, ठीक, यहाँ N2 है, N2 अपॉन U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। वो कॉनकेव सरफेस के लिए था, ये हो गया फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक। N1 अपॉन V, N2 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन, माइनस यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा N1 माइनस N2। ये हो गया, ठीक, ये हो गया। अब हम जैसे उसमें किए थे N1 से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं मीडियम एयर है, या तो अभी एयर नहीं मानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी वही प्रक्रिया इसमें भी रहेगी जैसे कॉनकेव सरफेस के केस में हमने किया था। ये दोनों या तो कॉन्वेक्स सरफेस या तो कॉनकेव सरफेस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, इसको कैसे प्रूव करना है ये भी समझना पड़ेगा, और डेरिवेशन तो आपको समझना पड़ेगा ही। चलिए यहाँ हम N1 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में, क्या होगा 1 माइनस V अपॉन N2 अपॉन N1 माइनस U। ऐसे मत लिखिए, इसको डायरेक्ट आपको बताया गया है N2 अपॉन N1 क्या होता है, N21 होता है, वही लिखते हैं यहाँ पे N21 इक्वल टू 1 माइनस N21 अपॉन R। ये हो गया आपका फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ये फार्मूला हो गया इमेज के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम फिर से एक और फार्मूला लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास केवल एक ही मीडियम है, एयर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो N21 है इसको सीधे N लिख दें, 1 अपॉन V माइनस N अपॉन U इक्वल टू 1 माइनस N अपॉन R। ये हो गया। अब ये तो हो गया कॉन्वेक्स सरफेस कैसे होते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि फोकस कहाँ होते हैं। मतलब इसमें पहले तो आप मिरर पढ़ते थे, आप मिरर में क्या होता है, केवल एक फोकस होता है, लेकिन जो लेंस होता है या तो रिफ्रैक्शन का केस होता है, इस प्रकार के जो मीडियम होते हैं इनमें दो सरफेस मतलब दो फोकस होते हैं। एक प्रिंसिपल फोकस मतलब प्रिंसिपल मेन फोकस, एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको पहले हम मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के लेक्चर में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये सब बताएंगे, और इससे रिलेटेड पहले तो उसके बाद लेंस मेकर का फार्मूला डिराइव कराएंगे, और लेंस के लिए क्या फार्मूला था वो बताएंगे, और लेंस का थोड़ा सा डेफिनेशन बताएंगे, लेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब बताएंगे। ठीक है, नमस्कार। चैनल को पहली बात तो आप जो वीडियो बना रहे हैं इसको थोड़ा लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का भी थोड़ा मनोबल बढ़े जो पढ़ा रहे हैं, और आपको भी कुछ ज्ञान मिले तो उसको शेयर कीजिए वीडियो को, सब लोग देखें जो इंटर या हाई स्कूल जो भी जैसे भी रिलेटिव टॉपिक्स हैं, जैसे इंटर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंटर का बताइए, और जो हाई स्कूल के जो भी वीडियो हैं। ठीक है, धन्यवाद।